हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। रात के 11 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो आपसे सुबह मिलेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो एज प्रॉमिस्ड फिर से हम लोग आ गए अपनी सेकंड Q&A वीडियो लेकर। और रीजन क्या है, हम लोग एक और Q&A वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पहली जो Q&A वीडियो हमने बनाई थी ना, उसमें हमने सारे के सारे पर्सनल क्वेश्चंस लिए थे। क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, बट एक वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस ले नहीं पाए थे, तो सारे इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस जो थे वो हमने सारे छोड़ दिए थे। तो एक तो मेरे दिमाग में वो था कि यार ये क्वेश्चंस भी लेने हैं, लोगों ने तो पूछा ही है। दूसरा, जब से हमने सिटीजनशिप अप्लाई की थी तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे। अब जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं उनको रिप्लाई कर रही थी, मगर फिर वही वाले क्वेश्चन दूसरे लोग भी पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक Q&A वीडियो अब बनाने का टाइम आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस नेट 25 क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, बिकॉज टाइमलाइन कमी थी। थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, मेजरली इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं साधना लोगानी का। उन्होंने पूछा है कि अब आपकी सिटीजनशिप आ गई है, तो बताओ पीआर स्टेटस में और सिटीजनशिप में क्या फर्क है। और वो कह रही है कि रियल वाला बेनिफिट बताना, ऐसे मत बताना उसके ऊपर। मैं रियल वाला बेनिफिट ही बताऊंगा। होता क्या है कि जब आप किसी कंट्री के सिटीजन बनते हो ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ, अब आप वोट कर सकते हो। डेफिनेटली हम वोट कर सकते हैं, बट हमारा रीजन खुश होने का जो है ना, वो ये है फ्रीडम ऑफ ट्रैवल। कनाडा का जो पासपोर्ट है, दैट्स थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रैवल। देयर आर 189 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर हम वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। सो दैट वाज आवर मेन रीजन व्हाई वी आर हैप्पी दैट वी हैव गॉट कैनेडियन पासपोर्ट नाउ। तो ये रियल वाला बेनिफिट है, बस चलिए। दूसरा क्वेश्चन है मलिका नंदा का कि हम इंडक्शन गैस स्टोव से एलपीजी पे स्विच क्यों कर। यार मलिका, वैसे तो सही बताऊं तो हमारे को कोई ऐसा ऑप्शन मिला ही नहीं था कनाडा में। इंडिया में और दुबई में तो एलपीजी स्टोव ही यूज किया है। कनाडा में ये दुबई से आने से पहले हमें पता था, दुबई से कनाडा आने से पहले पता था कि इंडक्शन ही मिलेगा, सारे बर्तन भी वैसे ही खरीदे थे। अब जब हमने बेसमेंट में काम कराना शुरू किया ना, तो नीचे हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने हमें ऑप्शन दिया, तो तब हमें लगा कि यार ये वाला नीचे शिफ्ट कर देते हैं। और अगर ऑप्शन है ही तो व्हाई नॉट स्विच टू एलपीजी। या जो सबसे बड़ी बात इंडक्शन में लगती है ना, वो ये है कि जब आप इंडक्शन को फिल्म करते हो ना, उसका फ्लेम कम करते हो, तो देयर इज अ डाउन टाइम। वो जब बहुत गर्म हो जाता तो इमीडिएटली ठंडा नहीं होता। तो अगर आप चाय बना रहे हो और उसका उबाला आ गया है, तो आप उसको हटाते हो, फिर उसको नीचे कूल डाउन करते हो, फिर दोबारा बॉईल करने के लिए रखते हो, फिर हटाते हो। तो हम इतने बड़े चाय लवर्स हैं कि दिन में 2-3 बार चाय पीते हैं। पता है मैं क्या सोच रहा था? मैं कभी भी वीडियो में डालने के लिए चाय बनाते हुए शूटिंग करता हूँ ना, शिल्पा कहती है यार हमारी हर वीडियो में चाय आ जाती है। आज नहीं चाहते थे फिर भी चाय आ गई। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि एलपीजी में जब स्विच करेंगे ना, तो खाना ज्यादा टेस्टी बनेगा, बिकॉज हम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर्स के साथ खाना बना सकते हैं। थोड़ा सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। हाँ। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास पहले भी था, अभी भी है। फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ेगा। बट देन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार फायर एक्सटिंग्विशर मुझे नया लेकर आना पड़ेगा। व्हाइट कलर का एक आता है जो कि ग्रीस को भी हैंडल कर सकता है। ग्रीस से जो फायर हो जाती है ना, उसको हैंडल कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास चिमनी है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाली लगानी पड़ेगी। Yeah. अब अगला क्वेश्चन है कोमल चंदेल जी का। वो पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट एप्लीकेशन में आपको गारंटर भी रखना होता है और रेफरेंसेस भी रखने होते हैं, तो क्या सेम बंदा गारंटर भी हो सकता है और रेफरेंसेस भी हो सकते हैं? और वो सेम बंदे नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली उन्होंने ये कॉलम रखे इसलिए हैं, 3 ऐसे लोग जो आपको जानते हैं उनके आपने डिटेल्स देनी है। तो एक तो हो गया गारंटर, जो अपनी सारी डिटेल्स देगा, अपना पासपोर्ट नंबर भी देगा, वो शेयर करेगा और गारंटी लेगा कि वो आपको अच्छे से जानता है, कम से कम 2 साल से जानता है। जो 2 रेफरेंस देने ना, वो भी 2 डिफरेंट पीपल होने चाहिए। तो इन टोटल यू शुड नो एटलीस्ट 3 पीपल इन कनाडा जो आपको जानते हैं। मिनिमम 2 साल के लिए वो आपको जानते होने चाहिए। और ये बता दो कि एक ही फैमिली से, मतलब सेम लोग, लगे आपके पास 3 लोग हैं, सारी पासपोर्ट एप्लीकेशंस में, जैसे कि मेरी पासपोर्ट एप्लीकेशन, अमित की, एमी की, आप सेम नाम लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास 3 डिफरेंट सेपरेट नेम्स होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है डिम्सी का भी क्वेश्चन है ये, और रोजी कोर का भी क्वेश्चन है ये, कि क्या कनाडा में टीचर्स डिमांड में है। और ये क्वेश्चन रोजी जी का एक और क्वेश्चन था, और खुशबू का भी एक क्वेश्चन है कि 10th के बाद या 12th के बाद बच्चों को ऐसा क्या कोर्स लेना चाहिए जो कनाडा में डिमांड में हो, और कौन सी जॉब्स कनाडा में डिमांड में है। तो हमने 3 क्वेश्चन हमें क्लब कर दिए, डिम्सी का भी, रोजी का भी और खुशबू का भी। टीचर्स डिमांड में है या नहीं? टीचर्स तो देखो हर जगह डिमांड में होते हैं, हर जगह स्कूल्स है, और स्कूल्स तो ऐसा है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, बच्चों को जाना ही जाना है, तो टीचर्स भी चाहिए ही चाहिए अगर स्कूल्स हैं किसी भी कंट्री में। तो
तो जितने ज्यादा टीचर्स डिमांड में ना उतने ज्यादा टीचर्स भी हैं कनाडा में। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा जॉब्स के लिए, अलग अलग इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। कितने सारे लोग हैं जिनके पास टीचर का लाइसेंस है लेकिन वो सप्लाई टीचर्स की तरह काम करते हैं। कितने सारे टीचर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है मगर वो प्राइवेट स्कूल्स में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो टीचर्स डिमांड में भी है लेकिन इनफ क्वांटिटी में भी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल नहीं सकती या आप सोचो कि नहीं यार टीचर का तो कोई स्कोप ही नहीं कनाडा में। स्कोप है। अब वो कह रहे हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद बच्चे को क्या कोर्सेज लेने चाहिए जिसकी कनाडा में डिमांड है। देखो डिमांड होना एक बात है मगर इंटरेस्ट होना दूसरी बात है। अब मैं बोलूँ कि यार बच्चे को डॉक्टर बना दो लेकिन बच्चे का कोई इंटरेस्ट ही ना हो पढ़ाई में तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो बच्चे को करना क्या, क्योंकि जब आप वो चीज करते हो ना जिसका आपके मन में इंटरेस्ट है तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से करता है और उसमें एक्सेल करता है। एज कम्पेयर टू कोई चीज ऐसी दिला दो जिसका बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है और फिर लेकर भी चाहे डिमांड में हो लेकिन बच्चा उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है। तो उस फील्ड में कहूंगी कि यहाँ पर आईटी की डिमांड बहुत ज्यादा है और यहाँ पर हेल्थ केयर जॉब्स की डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर, आप नर्सेस बन जाओ, फिजिशियन बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट बन जाओ, एक्सरे की मशीन हैंडल करने वाले बन जाओ, वेंटिलेटर्स हैंडल करने वाले बन जाओ। हेल्थ केयर में सिर्फ नर्सेस और डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं, 500 तरह की जॉब्स होती है और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। मेरे को लगता है एक और वीडियो बनाने की जरूरत है बिकॉज वो बेसिक जॉब्स के ऊपर वीडियो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा पूर्वी जी का क्वेश्चन है कि क्या कनाडा में विजिटर वीजा पर जो बंदा आता है वो अपना वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकता है और अगर यस व्हाट इज द प्रोसेस? ओके, अभी एक नई पॉलिसी नहीं है एक्चुअली, ड्यूरिंग कोविड दे स्टार्टेड दिस। जो भी लोग यहाँ विजिटर वीजा पे थे, इन केस इफ दे वर अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट, डेफिनेटली प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। उनको LMIA अप्रूव्ड जॉब चाहिए होगी और उसके बाद वो वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। बट क्या था, पहले क्या होता था कि विजिटर वीजा पे आप हैं, आपने वर्क परमिट अप्लाई किया, विजिटर वीजा आपका खत्म हो रहा है, यू हैव टू टेक एग्जिट फ्रॉम द कंट्री। ड्यूरिंग कोविड दे चेंज्ड इट, आप कंट्री में ही रहो, आप अप्लाइड स्टेटस पे हो, देन ऑल्सो यू कैन स्टे इन द कंट्री। ये जो पॉलिसी थी ये इनिशियली उन्होंने 2 साल के लिए लेकर आए थे वो, अभी फेब में उन्होंने दोबारा इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो फॉर द नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट अगर आप यहाँ विजिटर वीजा पे आ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब मिल जाती है LMIA अप्रूव जॉब, उसके बेस पे आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, आप अप्लाइड स्टेटस पे हैं, यू कैन स्टे इन द कंट्री। यस यू कैन। क्या चाहिए कि LMIA अप्रूव जॉब मिलना ही सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है। मगर अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जिसकी कनाडा में डिमांड है और आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपके लिए लीव में अप्रूव कर देता है तो विजिट वीजा पे आ जाओ, कनाडा इज वेटिंग फॉर यू। अगला क्वेश्चन कुसुमा का है, बेस्ट थिंग अबाउट विटबी एंड व्हाई डिड यू चूज विटबी एज योर परमानेंट होम? ओके, इसका आंसर मैं देती हूँ। देखो विटबी ऐसा, जब हमने जॉब कह रही हूँ, जब हमने घर ढूंढना शुरू किया था ना, हमारे पास कुछ शॉर्टलिस्टेड एरियाज थे, हम लोग ओपन थे स्कार्बरो में भी घर देखने के लिए बिकॉज स्कार्बरो में मेरा ऑफिस है, पिकरिंग में, स्कार्बरो का अगला सिटी पिकरिंग है, ओशवा में, HX में, विटबी में, ये सारे हमारे ऑप्शंस थे। बट बाय चांस ऐसा हो रहा था कि हमें सारे घर ना विटबी के पसंद आ रहे थे तो विटबी चूज इसलिए किया कि एक तो ये मेरे ऑफिस के पास है, पहली चीज, दूसरा विटबी के स्कूल्स की रेटिंग अच्छी है। तो जो भी हम बाई चांस घर देख रहे थे उसके आसपास स्कूल्स की रेटिंग देख रहे थे तो हमें विटबी में हमेशा स्कूल्स की रेटिंग 7, 8, 9 मिल ही जाती थी। घर यहाँ के हमें थोड़ा बड़े बड़े लगे, ये तीसरा क्राइटेरिया था। हमें नेबरहुड बहुत अच्छा लगा, थोड़ी खुली खुली सड़कें हैं, मैच्योर नेबरहुड है, ट्रीज बहुत ज्यादा है, ये रीजन था। उसके बाद और रीजन ये था कि घर हमारे को फाइनली पसंद आ गया और बजट में भी था, मतलब जो हमारा बजट था, पिकरिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, विटबी थोड़ा सा पिकरिंग से सस्ता पड़ रहा था। तो ये सारी चीजें जब हमने कैलकुलेट करी तो वी मेड विटबी आवर परमानेंट होम। अभी तक के लिए तो परमानेंट ही है। अब मेरा ऑफिस वैसे बहुत दूर हो गया जिसकी वजह से हम आए थे, ये एक रीजन था। बट अब अमित की जॉब है और घर लगने के, घर मिलने के बड़े महीनों के बाद लगी ना, पता नहीं था। आई एम फाइन, आई एम कूल। अगला क्वेश्चन है सारांश कालड़ा का, what time is the best to come to Canada, after 12th or after graduation? I think after graduation. The reason is I agree. आप उस टाइम ना थोड़े मैच्योर हो जाते हो, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। बिकॉज जब यहाँ आते हो ना, एक कंट्री चेंज कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, तो स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं और वो स्ट्रगल हैंडल करने के लिए आपका जो माइंडसेट है ना वो भी रेडी होना चाहिए। और आप थोड़ा ना प्लान बनाकर लाइफ का आते हो ग्रेजुएशन के बाद। और इसके अलावा एक मैं रीजन जो दूंगी वो ये है कि यार आपको फाइनली, आप चाहे 12th के बाद आओ, आप चाहे ग्रेजुएशन के बाद आओ, आपको PR तो अप्लाई करनी है ना, और PR तो वही स्कोरिंग सिस्टम ही, आपको स्कोर्स लिखने हैं। तो 12th के बाद जब आप यहाँ पे कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री करते हो उसके बाद जो आपके स्कोर्स बनते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हो आप, उसके बाद जो आपके स्कोर बनते हैं, जिस तरह का आपको वर्क परमिट मिलता है, जिस तरह की जॉब्स मिलती हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे कोर्सेज करके PR लेनी कंपैरेटिवली थोड़ी क्विकर और थोड़ी इजी हो जाती है एज कम्पेयर टू आप जब 12th के बाद आते हो और कोई ग्रेजुएशन वाला कोर्स करते हो और फिर सालों तक वर्क परमिट पे काम करते हो। तो अगर PR के हिसाब से भी देखें तो ग्रेजुएशन के बाद आना ज्यादा फायदेमंद है। माइंडसेट के हिसाब से देखें, करियर ओरिएंटेड बनकर क्लैरिटी के हिसाब से देखें तो ग्रेजुएशन के बाद आना ज्यादा आसान है।
मतलब प्रेफर्ड है, Better बेटर है। तो अगर अमित को भी शायद मौका मिलता है, मुझे भी मौका मिलता है पढ़ाई के लिए आने का, तो हम दोनों ही ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, है ना। चलो अभी हमने फादर इन्फॉर्मेशनल टॉपिक्स कवर कर लिए, तो क्विकली अब जो पर्सनल क्वेश्चंस आए हैं ना उनको एक साथ कवर कर लेते हैं ताकि वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो जाए। तो क्वेश्चन है तनुजा का, इन वन वर्ड डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ बीइंग इन कनाडा। मैनिफेस्ट। आई वुड ऑल्सो से मैनिफेस्टेशन, ड्रीमी, फ्रीडम, 3 वर्ड्स हो गए क्योंकि ना नॉट व्हेन वी वर इन दुबई एंड वी वर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू कनाडा, हम उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोग कॉलेज में थे, तब भी हम लोग कभी ड्रीम करते थे कि ना किसी फॉरेन लैंड में जाकर सेटल होंगे। और क्योंकि मेरे कजन ब्रदर कनाडा में मूव हुए थे, तो मेरे पापा भी चाह रहे थे कि मैं भी ना कनाडा के लिए ट्राई करूँ। तो उस टाइम मैंने आइल्स का चेक किया, और उस टाइम तो मैं पढ़ाई करती थी, मैंने सोचा था GMAT देकर MBA कर रहे यहाँ पर आऊँ। तो उसका जब खर्चा वर्चा देखा ना तो मैं डर गई कि यार 18-20 लाख रुपए लग जाएंगे। उस टाइम इतना ना एक्सपोजर नहीं था, तो दिमाग में एक थॉट आया, पापा ने चेक करने के लिए बोला, मैंने चेक किया, खर्चे से डर गई और रख दिया। उस टाइम जब 2006, 7, 8 की बात मैं कर रही हूँ, और नाउ वी आर इन कनाडा ऑन PR, अब तो सिटीजन भी बन गए हैं, तो मैं बोलूंगी कि ड्रीम्स डू कम ट्रू। डेफिनेटली उस टाइम अगर यूट्यूब होता तो जल्दी आ जाते। तो मेरे ख्याल से आपका भी यही सीन रहा होगा। राइट, दैट्स ट्रू। मैंने भी कभी मैनिफेस्ट किया बट था। आप UK जाना चाहते थे। हाँ, मैंने यूके में एक्चुअली में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया था, ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट गो। तो उस टाइम मेरे माइंड में था कि हाँ ठीक है, अब अगर आई गो समवेयर दैट विल बी कनाडा। तो एक जो दिमाग में एक थॉट आया, थॉट्स बिकम थिंक, तो वो वाली चीज है कि दैट वी आर इन कनाडा। अब श्रुति ने क्वेश्चन पूछा है, व्हेन यू आर इन मूड व्हाट डू यू लाइक टू कुक। वैसे यार कुकिंग का मूड मेरा बड़ा रेयर बनता है वही मैं मेरे पूछ को- रहा हूँ, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है कुकिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर करनी पड़े तो मैं करूँ ना, मतलब मैं कोई बड़ी पैशनेट नहीं हूँ, बट कर लेती हूँ ठीक ठाक सी कुकिंग। और आपका मन हो तो? मैं देखो, मैं एमी के लिए तो मैं रोज बनाता हूँ कुछ ना कुछ, बट हाँ अगर कभी शिल्पा को सरप्राइज करना हो ना, तो जो मुझे अच्छा लगता है बनाना वो है चाय और साथ में स्क्रैम्बल्ड एग्स। या और हमें बहुत टेस्टी स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हैं भाई। मेरे को मेरे हाथ के स्क्रैम्बल्ड एग्स इतने अच्छे नहीं लगते जितने आपके हाथ के अच्छे मैं लगते हैं। टाइम लगाता हूँ ना इसलिए। क्योंकि आपको 2 ही चीज आती है, दोनों अच्छी बनाते हो। हमें जो सीखो बनाना और सीखो, 2 ही चीजें आती है और इतनी बढ़िया बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्लब करूंगी, जितेंद्र लूथरा जी का क्वेश्चन और दुष्यंत गुप्ता जी का क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का आंसर ही है। ठीक है, तो जितेंद्र लूथरा जी ने पूछा है, हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग सो मेनी पीपल कनेक्टेड टू यू एंड डू यू फील एम्पावर्ड इन एनी वे। और दुष्यंत गुप्ता जी ने पूछा है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस मच एनर्जी टू मैनेज एवरीथिंग। जितेंद्र जी को मैं बताती हूँ कि हाउ डू यू फील अबाउट having so many people connected to you, like we feel so good, we feel empowered, and that's the reason हम YouTube पे अटके हुए हैं, लगे हुए हैं, आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चाहे लाइफ कितनी बिजी है, जॉब्स है, बच्चा है, जो भी है, बट वी लव मेकिंग वीडियोस, इट्स आवर पैशन, क्योंकि आप लोगों से प्यार इतना मिलता है। आप लोगों से ही एनर्जी मिलती है। या लोग बोलते हैं, अब देखो सक्सेस ना हर बंदे के लिए अपनी अपनी टर्म्स में अलग अलग होती है। मुझे ऐसे भी 1-2 कमेंट्स आए, बहुत सारे नहीं आए, टचवुड, एक या 2 ही आए कि यार तुम्हारा यूट्यूब चलता ही नहीं है, फिर भी तुम लगे हुए, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। मैं बोलूंगी कि यार तुम किस पैरामीटर पे उसको जज कर रहे हो। अगर 500,000 लोग भी हैं जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि मुझे देखने के लिए यूट्यूब पे एवरी सिंगल डे आते हैं। आजकल ना किसी के पास अपनी फैमिली को भी कॉल करने का ना एवरी डे 10 मिनट का टाइम नहीं होता है, और आप लोग मेरे चैनल पर आकर 20 मिनट स्पेंड करते हो, तो यार ये इट मेक्स मी फील सो स्पेशल। हमने लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनाई है यूट्यूब पे, इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स बनाए हैं। Those all are good feelings जिसकी वजह से हम YouTube पे सच में अटके ही पड़े हैं। अटके पड़ो, यही दुष्यंत जी का आंसर है कि फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस मच एनर्जी, आप लोगों से यार, और आप लोगों के प्यार से। अब अगला क्वेश्चन है, आप आंसर करोगे। फातिमा का है, डोंट यू मिस योर फैमिली बीइंग सो अवे फ्रॉम देम एंड व्हाट योर फैमिली फील्स अबाउट इट। ऑफ कोर्स वी मिस आवर फैमिली आल्सो मिसेस अस। तो वो तो देखो चलता ही रहता है। आप अगर अपने कंट्री में भी होते हैं ना, तो भी ये चीज़ें चलती रहती हैं आजकल, कि आप जॉब करने के लिए इधर उधर कहीं होते हो। लाइक मैं अपने घर से निकल गया था आफ्टर ग्रेजुएशन, आई मूव टू गुड़गांव, मेरी फैमिली रोहतक में थी, तो तब से ये चल रहा था। इंटरनेट इज़ अ ब्लेसिंग। तब भी वीडियो कॉल्स के थ्रू बात होती थी, अभी भी वीडियो कॉल्स के थ्रू बात होती है। अब हाँ, ये ज़रूर लगता है कि कभी जाना पड़े तो वी हैव टू प्लान। तब क्या होता था, हर वीकेंड पे भाग जाओ, तो वो चीज़ डेफिनेटली है। और इसी वजह से कई बार हमने सोचा भी है कि यार हम दुबई क्यों नहीं मूव हो जाते,
बट चलो हम उस टॉपिक को नहीं छेड़ते। या Okay. डेफिनेटली हम मिस करते हैं उनको। मैं भी यही बात बोलूंगी सेम कि मैं भी ग्रेजुएशन के बाद हिसार से मूव हो गई थी, मेरे पापा भी हिसार में है। मैं भी 2008 में एमबीए में एडमिशन लेकर गुड़गांव आ गई थी। अपने एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं पुणे मूव हो गई थी, मुंबई गई, बैंगलोर गई और उसके बाद फिर दिल्ली में जॉब करी, गुड़गांव में जॉब करी। 2008 के बाद घर छोड़ दिया था। 2012 में शादी होगी ना, शादी वाले दिन जब मेरी विदाई हो रही थी मुझे रोना नहीं आ रहा था। इट वाज सो एम्बेरसिंग क्योंकि मुझे ना फील ही नहीं आ रहा था कि मैं अब विदा होकर कहीं जा रही हूँ। मैं was like, मुझे इतना डर लग रहा था कि शिल्पा रो क्यों नहीं रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं पहले भी गुड़गांव में रहती थी यार, अभी भी गुड़गांव में रहूंगी। पहले भी महीने में एक बार पापा मम्मी से मिलने आती थी, अभी भी एक महीने में आ जाऊंगी मिलने के लिए। तो इनमें रोने वाली क्या बात है, विदाई क्या हो रही है। आई डिड नॉट क्राई एट ऑल ऑन माय वेडिंग क्योंकि रोज बात हो जाती है, रोज देख लेते हो तो इतना फील नहीं होता कि यू आर एक्चुअली फार अवे। अब ताशी मशकर का क्वेश्चन है योर एज, व्हाट इज योर एज। गाइस हमारी एज ना हमारी मिस्ट्री कभी भी नहीं रही है क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ डिसाइड करी है पब्लिक करने की, यूट्यूब पे आपके साथ शेयर करने की और आप लोगों को अपना फैमिली बनाने की। तो हम लोग अपने वर्ड्स के हमेशा ट्रू रहे हैं, आपके साथ कभी कुछ नहीं छुपाया है। जब अमित का जून में हमने बर्थडे मनाया था, इट वाज अमित 40th बर्थडे, वो वीडियो का टाइटल था। और मेरा जो पिछला बर्थडे हमने अगस्त में मनाया था तो मेरा वीडियो का टाइटल था कि आई एम टर्निंग 3 डजन, दैट मीन्स 36। तो मैंने अगस्त में अपना 36 बर्थडे मनाया था, तो इस अगस्त में आई विल बी टर्निंग 37। ठीक है, मतलब वैसे छुपानी चाहिए एज, लेकिन अब आप लोगों से क्या छुपाना, यू आर अ फैमिली। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं रिद्धि पांड्या का। शी इज आस्किंग विल यू एवर मूव बैक टू इंडिया। मतलब देखो, नेवर से नो। हम बिल्कुल प्लान हमने कभी नहीं किया कि इंडिया वापस जाएंगे, और अगर जाएंगे तो आई नो कि हमें बड़ी डिफिकल्टीज भी होने वाली हैं, एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए भी, एमी के लिए भी। बट लाइफ का किसी को कुछ नहीं पता, हम यहाँ कनाडा कैसे पहुंचे, दुबई कैसे गए थे, ये सब चीजें भी ना अनसर्टेनिटी के साथ ही सारी चल रही थी। बट ये हो गया। अब देखो, अगर ऐसा लिखा होगा इन फ्यूचर, प्लान नहीं है कुछ भी ऐसा, क्योंकि अब तो यार कनाडा के सिटीजन भी बन गए, घर वर भी ले लिया, जॉब्स भी अच्छी चल रही हैं, तो क्यों उन सबको बिल्कुल अनसेटल करके इंडिया में मूव होना है जहाँ पे हमारी जॉब्स भी नहीं है और इंडिया छोड़े हुए 10-11 साल हो गए। तो इसी का ही ना अब ये अगला क्वेश्चन में थोड़ा मैचिंग सा है कि वेदिका ने पूछा है कि आर यू वेयर यू थॉट यू वुड बी इन योर लाइफ और आर यू एट अ डिफरेंट स्पेस इन अ सरप्राइजिंग वे, इन अ गुड वे। तो डेफिनेटली इट्स अ ड्रीम लाइफ जो हम जी रहे हैं। हम दोनों ही बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। कभी भी नहीं सोचा था कि कनाडा में मूव हो जाएंगे। हाँ, मतलब ऐसा बता रही हूँ ना कि सोचा था, लेकिन सोचा इतना खर्चा, इतना पैसा लगता है, छोड़ो भाई हमारे लिए नहीं टफ लग रहा था हमें, तब भी ये चीज बहुत टफ लग रही थी। तो जो अचीव किया है वो नहीं सोचा था, इतना दिमाग में नहीं आया था कि भगवान इतना मेहरबान हो जाएगा और इतना कुछ दे देगा। तो ये सरप्राइज है लाइफ में जहाँ पर हम लोग हैं। यूट्यूब एक सरप्राइज था, कभी नहीं सोचा था यूट्यूब ओपन करेंगे और आप लोग इतना प्यार देंगे। ये भी रवीश जी की वजह से हुआ कि उन्होंने बोला, उनके चैनल पे आप सबने बोला, हमारा चैनल बना और आप लोगों ने प्यार किया। दिस इज ऑल्सो प्लेजेंट सरप्राइज। कनाडा आना वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। कनाडा में इतना प्यारा घर ले लेना वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। कनाडा में दोनों की जॉब्स अच्छी लग गई वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो नहीं, इतना लाइफ से नहीं मांगा था जितना मिल गया। जो भी भगवान आपको दे रहा है उसके लिए शुक्राना करोगे ना यार, तो भगवान आपको खुश होकर और देगा। जो भगवान ने दिया है आपको, कितनों से अच्छे हो, अगर उसके लिए क्रिंज करोगे ना तो भगवान कहेगा यार जो दे रखा है उसके लिए तो रोता रहता है, और देना ही नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन शिल्पा कहर का है कि वेज टू कीप पेरेंट्स विद यू, और अगर पेरेंट्स विजिट वीजा पर आते हैं तो क्या वो यूएस में एग्जिट लेकर फिर वापस आ सकते हैं, और कितनी बार हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और उनका इंश्योरेंस वगैरह का कुछ बताओ। तो 3 वेज, विजिटर वीजा, सुपर वीजा या फिर पीआर। तो पीआर तो देखो एक प्रोसेस ऐसा है जो यहाँ पे लकी ड्रॉ के ऊपर चलता है। तो आपका लक है, पीआर मिल गया आपके पेरेंट्स को तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन रह गए, विजिटर वीजा एंड सुपर वीजा। अब विजिटर वीजा में देयर इज अ लिमिटेशन कि आप एक बार आ रहे हो तो 6 मंथ से ज्यादा नहीं रुक सकते। सुपर वीजा में पहले 2 इयर्स था, अभी उन्होंने इंक्रीज करके 5 इयर्स कर दिया, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो अगर आपको अपने पेरेंट्स को अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, सुपर वीजा अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि उन्होंने ज्यादा टाइम यहाँ नहीं रहना, लाइक हमारे पेरेंट्स, उनको लगता है कि यार 6 महीने तो बहुत लंबा टाइम हो गया, वापस जाना है, तो उनके लिए विजिटर वीजा इज गुड। बट अब इसमें डिफरेंस क्या है, व्हेन यू आर कॉलिंग योर पेरेंट्स ऑन विजिटर वीजा, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि आपको उनका हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है। वैसे करना चाहिए, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट लाइक दिस। ऑन सुपर वीजा देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना पड़ेगा, और उसकी भी एक लिमिट, एक वो उन्होंने कैटेगरी डिसाइड करी कि इतना मिनिमम उसमें लायबिलिटी कवर होनी चाहिए। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर वीजा एंड विजिटर वीजा। अब उन्होंने पूछा कि विजिटर वीजा पे आकर अगर यूएसए में एग्जिट ले ले तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है विजिटर वीजा की कि आपने 6 महीने बाद एक बार कंट्री से एग्जिट लेना है। अब उसमें एक चीज ध्यान रखना,
अगर आप कनाडा में हैं आपके पेरेंट्स और यहाँ से आप उनका यूएसए का वीजा अप्लाई करोगे, यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज यूएसए वीजा सिर्फ आपकी होम कंट्री से ही अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप मतलब आपकी रेजिडेंट कंट्री से अप्लाई होता है, तो अगर उनके पास ऑलरेडी यूएस वीजा है, आफ्टर 6 months यस दे कैन टेक एग्जिट, दे कैन कम बैक, उनका 6 months दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, लीगली दे कैन डू इट। बट हाँ, अगर वो इस चीज को बार बार कर रहे हैं, डेफिनेटली दे कैन नॉट से नो, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ लीगल वे। बट देन जब कभी इन फ्यूचर ऐसा टाइम आता है कि उनको वीजा दोबारा अप्लाई करना है कनाडा का, लेट से उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, वीजा एक्सपायर हो गया, दोबारा अप्लाई कर रहे हो, दे सी द ट्रेंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कुड बी फसी, हो सकता है आपका वीजा इस चीज पे ना भी दें। तो अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए पेरेंट्स को अपने साथ रखना है, बेटर गो फॉर सुपर वीजा। ठीक है, तो इसके बाद शीबा तलवार का आखिरी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद गाइस 2-3 क्वेश्चन और रह जाएंगे जो मैं क्विकली नहीं बता सकती, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट स्कूल एंड पब्लिक स्कूल, और आप कैसे चूज करोगे, और इंटरव्यूज में आप लोग क्या चीजें देखते हो किसी को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कब करना चाहिए, ओसीआई का प्रोसेस क्या है, ओसीआई के ऊपर, इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने के ऊपर, ये हम एक पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जब हम लोग करेंगे। तो ये चीज शगुफ्ता जी का ये क्वेश्चन वहां पे कवर हो जाएगा, और बाकी 2 क्वेश्चन के लिए जो मुजम्मल का क्वेश्चन और पायस तिवारी का क्वेश्चन है, हम लोग अलग से वीडियो में आंसर करेंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं शीबा तलवार का, हाउ डू यू डिवाइड एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स? ओके, हाउ डू, मैं बताऊं? आप बताओ। अच्छा, चलो, एक्सपेंसेस और सेविंग्स का ऐसा है कि हम ना लाइक इस चीज में बिलीव नहीं करते कि हमने हर महीने 2000 की सेविंग कर ली और उसके बाद हमारे पास एक ऐसा अमाउंट हो गया जो बैंक में पड़ा है जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वी बिलीव इन इन्वेस्टिंग, बट फिर भी वी अंडरस्टैंड कि रेनी डेज आते हैं, कभी आपको सेविंग्स की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हमने ना अपने अकाउंट में एक रीजनेबल सा अमाउंट, शिल्पा ने भी मैंने भी दोनों ने अपने अकाउंट में रखा हुआ है, जिसको हम टच भी नहीं करते। उसके अलावा जो भी हमारी सैलरीज आ रही है, जो भी हमारी इनकम आ रही है, अलग अलग अकाउंट में इसलिए रखा हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि यार हो सकता है कभी मुझे इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, अमित इज नॉट रीचेबल फॉर मी, या अमित के लिए ही पैसा चाहिए और मैं अमित के अकाउंट से पैसा रीच आउट नहीं कर पा रही, या सेम सिचुएशन अमित के साथ हो सकती है। तो एक सर्टेन अमाउंट मैंने फिक्स्ड अपने अकाउंट में रखा हुआ है, सेम फिक्स्ड अमाउंट अमित ने अपने अकाउंट में रखा हुआ है, हम उसको टच नहीं करते बिल्कुल भी। हम उसको इंक्रीज करते हैं हर साल। हमारा टारगेट रहता है कि एवरी ईयर वो अमाउंट जितना भी है बाय सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, जो उसमें 2000 डाले, 5000 डाले, 10,000 डाले, बट वो उसको हर साल इंक्रीज करते रहे रादर देन उसको कम करने के। तो वो हमारे रेनी डेज का पैसा है जो हमारे को पीस ऑफ माइंड देता है। उसके अलावा जो भी हमारी इनकम होती है मोस्टली हम खर्च ही कर देते हैं। 2 हमने बजट बनाया हुआ है हर चीज का, और उस बजट में डेफिनेटली क्या होता है, लोग सेविंग किस लिए करते हैं, एक तो रेनी डेज के लिए, या फिर इसलिए करते हैं कि यार अपना एंटरटेनमेंट करना है। तो उस हमारे बजट में हमारा ट्रैवलिंग का भी एक बजट है, हमारा मिसलेनियस का एक बजट है। तो अब जैसे हमने घूमने जाना है, सो वी डोंट नीड टू रिलाई ऑन द सेविंग विच इज इन आवर अकाउंट। हम अपने एक्सपेंसेस में जो हमारा बजट है उसमें से हमने ट्रैवलिंग का बजट बनाया हुआ है, तो वी कैन यूज दैट। इसके अलावा यार वही है कि जो आपके पास, आप बोलोगे कि बस दैट्स ऑल, तो हम बोलेंगे यार हमने 5 साल हुए कनाडा में हुए, 5 साल में वी इन्वेस्टेड मोर दैन सेविंग। तो अगर हमने 2 घर ले लिए, उसमें इक्विटी डाल दी थोड़ी थोड़ी, तो वो भी हम कहेंगे सेविंग यार इतना, और कितना कमा लोगे 4-5 साल में। कनाडा में बहुत इनकम्स नहीं होती है, इतना ही होता है कि यार ठीक है कुछ इक्विटी दोनों घरों में बना ली, कुछ पैसा रेनी डे के लिए रख लिया, बाकी आपके महीने के घर के खर्चे कंफर्टेबली आराम से निकल जाए, और थोड़ा बहुत ट्रैवल का रख लो। That's how life is running। बहुत पैसा नहीं है यार हमारे पास। बस ये देखो कहाँ सेव करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये देखो बस। बिफोर वी गो प्लीज वीडियो को लाइक करना, प्लीज प्लीज प्लीज। और अगर आपके और क्वेश्चन है जो आपको लगता है हमें आंसर करने चाहिए कि यार इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनने लग गई है इसके, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उनको ना सेव करती रहूंगी, और जब भी मुझे लगेगा मेरे पास 15-20 क्वेश्चन हो गए हैं अगली कोई वीडियो बनाने के लिए, वी विल अगेन डू इट। तो हम लोग ये पीरियडिकली कर सकते हैं कि एवरी 2 months वी कैन मेक वन सच वीडियो। और गाइस अब बारी है बर्थडे शॉर्टआउट्स की। आई एम रियली सॉरी पिछले 2-3 वीडियो से बर्थडे शॉर्टआउट्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज वो वीडियोस थोड़ी डिफरेंट तरीके की बन रही थी या फिर बहुत लंबी हो रही थी। मेरे बड़े सारे बर्थडे शॉर्टआउट्स पेंडिंग हो गए हैं, मैं क्विकली 1 मिनट लूंगी और सारे बर्थडे शॉर्टआउट्स पूरे करूंगी। पहले बोल दूं आप सबको जिनके बर्थडे शॉर्टआउट्स में टाइम से नहीं दे पाई, विश यू वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे आप सबको मेरी तरफ से, मेरी चिटचिट फैमिली की तरफ से भी। अब नाम है मार्च 12 को बर्थडे था प्रिया मिथुन का, मार्च 14 को बर्थडे था सुमैया लाइक का, मार्च 18 को बर्थडे था रूपन खंजादा, मोनिका बाबर की सिस्टर का बर्थडे था मार्च 14 को, अमिता पटेल का बर्थडे था मार्च 17 को, पराग का बर्थडे था जिनका यूट्यूब चैनल है वर्दा पराग व्लॉग्स, मार्च 18 को, नफीसा खातून का बर्थडे था मार्च 19 को, फराना पटेल की बेटे शौर्य का बर्थडे था मार्च 19 को, और सैयद खलीदुल्लाह के सन हबीबुल्लाह का बर्थडे है मार्च 20th। आप सबको विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कमेंट्स करना मत भूलना, अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर गाइस।